हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहे हैं उपसय संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ये समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम जटिल यौगिक, संकुल यौगिक या उपसय संयोजक यौगिक हमको दे रखे होंगे, चाहे वो उपसय संयोजक यौगिक हमारे पास सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन से बना हो, या वह संकुल यौगिक जटिल धनायन व सामान्य ऋणायन से बना हो, या संकुल धनायन या संकुल ऋणायन से मिलकर बना हुआ हो, या हम उन यौगिकों की भी बात करेंगे जिनमें सेतु लिगेंड उपस्थित होते हैं, बहु केंद्रिकीय संकुल होते हैं, उनकी भी चर्चा स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं आपके सामने। स्टूडेंट्स, उपसय संयोजक यौगिकों से संबंधित आईयूपीएसी के नामकरण के कुछ नियम निम्न है। स्टूडेंट्स, हम इसको 1 बाय 1 लिखेंगे, तब हमको क्लियर बातें समझ में आ जाएगी। फिर हम एग्जाम्पल से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा हमें बातें क्लियर होगी। तो बच्चों, हम प्रथम नियम लिखते हैं। प्रथम नियम लिखिए सभी। आयनिक संकुलों में पहले धनायन, फिर उपसय संयोजन सत्ता तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। ओके गाइज, पहले किसका नाम लिख रहे हैं बच्चों? धनायन का। फिर किसका नाम लिख रहे हैं बच्चों? उपसय संयोजन सत्ता, यानी कि समन्वयी परिसर और मंडल। और लास्ट में जिनमें ऋणायन दे रखी हो उनमें किसका नाम लिखेंगे? ऋणायन का। तो आयनिक संकुलों में पहले धनायन, फिर उपसर्जन सत्ता व अंत में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। इसी में जोड़ो, तथा धनायन व ऋणायन की संख्या को नहीं लिखते हैं। धनायन व ऋणायन की संख्या को नहीं लिखते हैं। नियम नंबर 1। आगे बात आपको समझ में समझाने का पैटर्न देखिए। जैसे आपसे कहा जाए K3FeCN का होल 6 है, तो गाइस सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? धनायन का। फिर किसका नाम लिखा जाएगा? उपसय संयोजन सत्ता का। अब इसमें ऋणायन नहीं दे रखा, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में, दूसरे वाले में हमको ऋणायन भी दे रखा है। देखिए आप, ये ऋणायन दे रखा है। तो जब धनायन नहीं तो चालू कहाँ से होगा? उपसय संयोजन सत्ता, और लास्ट में किसका नाम लिखा जाएगा? ऋणायन का नाम लिखा जाएगा। ओके गाइज, तो हम इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे नियम नंबर 1 की। अब आप नियम नंबर 2 लिखेंगे गाइज। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में लिखिए, सर्वप्रथम उपसय संयोजन सत्ता में लिगेंड का नामकरण किया जाता है। सर्वप्रथम उपसय संयोजन सत्ता में लिगेंड का नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, यदि लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5 या 6 होती है, यदि एक समान लिगेंड की संख्या 2, 3, 4, 5 या 6 होती है, तो पूर्व लग्न डाई
ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा का प्रयोग किया जाना चाहिए, का प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में लिखना, यदि लिगेंड भिन्न भिन्न दे रखे हो तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार करना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार करना चाहिए। नेक्स्ट एरो स्टूडेंट्स, लिगेंडों के नामकरण की प्रायिकता का क्रम ऋणायनिक लिगेंड, उदासीन लिगेंड व धनायनिक लिगेंड होता है। ऋणायनिक लिगेंड, उदासीन लिगेंड व धनायनिक लिगेंड होता है। मीन्स ये उपसह संयोजन सत्ता में इनको व्यवस्थित करने का क्रम होता है। पहले ऋणावेशी लिगेंड को व्यवस्थित करते हैं, फिर उदासीन को, और लास्ट में किसको, धनावेशित लिगेंड को। नेक्स्ट एरो में लिखिएगा बच्चों, इसको नोट कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट एरो में लिखना, ऋणावेशित लिगेंडों के अंत में अनुलग्न ओ लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है स्टूडेंट्स, ओ लगाया जाता है। जैसे क्लोरो, साइनो, नाइट्रो, सल्फेटो, सब में क्या है बच्चों, ओ है। क्लोरो, साइनो, नाइट्रो, सल्फेटो। नेक्स्ट एरो में लिखो गाइज, उदासीन लिगेंडों को सीधे ही ज्ञात किया जाता है, सीधे ही उनके नाम से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट एरो में लिखना, धनावेशित लिगेंडों को अनुलग्न ईएम से पहचाना जाता है, अनुलग्न ईएम से पहचाना जाता है। जैसे NO प्लस नाइट्रोसोनियम, जैसे NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NH2 NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो, इन तीनों एग्जाम्पल को नोट कर लो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एरो में लिखना, यदि कुछ लिगेंडों में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो उनके लिए नया पूर्वलग्न बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का
प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट एरो में लिखना गाइज, यदि दो धातुओं के मध्य लिगेंड उपस्थित होता है तो बहुकेंद्रीय संकुलों में इसे सेतु लिगेंड कहते हैं। इसे सेतु लिगेंड कहते हैं। इनके नामकरण में पूर्व लग्न म्याऊ, ऐसे पूर्व लग्न म्याऊ लिखा जाता है। म्याऊ लिखा जाता है। ओके गाइज, कैसे लिखते हैं वो भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। NH3 का होल फॉर CO, NH2, OH, CO, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, 2+। गाइज इसका मैं पूरा नाम बता देता हूँ पहले आपको, फिर इसके बारे में हम और ज़्यादा चर्चा करेंगे, आगे रूल लिखेंगे। NH3 होल 4 है, 4 बार है, इसलिए हमने नाम लिखा टेट्राएमीन। क्या नाम लिखा बच्चों? टेट्राएमीन कोबाल्ट। बच्चों अभी हम समझाएंगे आपको कि धनावेशी संकुल होता है तो धातु का नाम नहीं बदलता है, वैसे के वैसे धातु का नाम लिखा जाता है। तो कोबाल्ट, अब इस धातु के नाम के पीछे इसकी हमेशा ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। गाइज यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 3 है। कैसे है 3? क्योंकि 2 धातु है कोबाल्ट, आधी ऑक्सीकरण संख्या इस पे जाएगी, आधी ऑक्सीकरण संख्या इस पे जाएगी। NH2 एमिडो होता है जिसपे -1 होता है, OH पे -1 होता है। स्टूडेंट्स 2 Cl पर -1 होता है, तो -2, -3, -4 और ये दूसरा 2+ आवेश और लगा हुआ है, तो टोटल ये 6 आवेश हो रहा है। ये 6 आवेश में से 3 आवेश एक कोबाल्ट के पास जाएगा और 3 आवेश दूसरे कोबाल्ट के पास जाएगा। तो गाइज हमने टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड लिख दिया है। अब हम जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, अब एक तो यहाँ बढ़ेंगे या यहाँ बढ़ेंगे, इनके लिए हम पूर्व लग्न म्याऊ का प्रयोग करेंगे, म्यू या म्याऊ जो भी बोलते हैं आप। अब ये एमिडो है और ये हाइड्रोक्सो है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो पहले आएगा उसको ही पहले लिखेंगे। तो एमिडो पहले आएगा गाइज, तो हमने लिख दिया एमिडो। हमने एक सेतु लिगेंड को म्यू से जोड़ दिया, अब दूसरे सेतु लिगेंड को भी म्यू से जोड़ेंगे। गाइज इसका नाम क्या है? म्यू हाइड्रोक्सो। म्यू हाइड्रोक्सो। गाइज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। आगे में हम पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, डाईएमीन है और डाईक्लोरो है। देखिए गाइज, डाईएमीन डाईक्लोरो, डाईएमीन डाईक्लोरो। अब धातु का नाम बचा है कोबाल्ट थर्ड, और बच्चों ये आयन है संकुल, इसलिए पीछे क्या लिख दो, इसके आयन लिख दो। आगे बात समझ में आपको? तो इस तरीके से हम जो सेतु लिगेंड युक्त यौगिक होते हैं उनके IUPAC नामकरण करते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने बीच में आपको बता दिया, हालांकि हम एग्जाम्पल की जब प्रैक्टिस करते तब आपको मैं इसको समझाता ही सही, लेकिन जब म्यू आया है तो म्यू को लिखने का पैटर्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिया बीच में, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, हमने अब तक देखा है, शुरुआत से मैं आपको वापस समझाता हूँ। मैंने आपको पहला नियम बताया कि आयनिक संकुलों में सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, फिर उपसय संयोजन सत्ता में लिगेंड और धातु का नाम आता है, उसके बाद में लास्ट में अगर कोई ऋणायन दे रखा हो तो उसका नाम लिखते हैं। ये ऑर्डर होता है नाम लिखने का। दूसरी बात बताई मैंने कि उपसय संयोजन सत्ता में सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखा जाता है। ठीक है बालकों,
इसके बाद में लिगेंड, एक समान लिगेंड यदि एक से ज़्यादा आ रहे हैं, 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, तो उनके लिए पूर्ण लग्न डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा का प्रयोग करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने आपको लिखाया, यदि भिन्न भिन्न लिगेंड दे रखे हो तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार किया जाता है। ओके गाइज, फिर मैंने आपको बताया कि यदि लिगेंड में पहले से ही कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, ऐसे पहले से पूर्ण लग्न लगाया हो, तो नया पूर्ण लग्न बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस आदि का उपयोग करेंगे। फिर गाइज मैंने आपको बताया, यदि दो धातुओं के मध्य लिगेंड उपस्थित होता है बहु केंद्र के संकुलों में, तो आप उसे सेतु लिगेंड कहेंगे और उसे पूर्ण लग्न म्याऊ से दर्शाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया कि जो संकुल आयंस होते हैं उनमें लिगेंडों को व्यवस्थित करने का क्रम, पहले ऋणावेशित लिगेंड को रखा जाता है, फिर उदासीन को, फिर हमने कहा फिर रखा जाता है धनावेशित लिगेंड को। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि ऋणायनिक लिगेंडों के नाम के अंत में ओ लगा होता है, धनायनिक में ईएम लगा होता है, और जो उदासीन होते हैं उनको वास्तविक नाम से जाना जाता है। ओके गाइज, मैंने अभी तक आपको इतना ही बताया है। चलिए हम अब अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ये रूल नंबर 2 ही लिखा है, 2 में इतनी बड़ी बातें हमने लिख दी। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। पहला नियम आयनिक संकुलों में से संबंधित था, दूसरा नियम लिगेंड के नामकरण से संबंधित था। अब तीसरा नियम है धातु आयन का नामकरण। थर्ड नियम, तीसरा नियम, तीसरे नियम का नाम है धातु आयन का नामकरण। अब धातु आयन बोलो या केंद्रीय धातु परमाणु बोलो, इन दोनों का मीन्स एक ही होता है। इनका हम क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें 2 बातें याद रखनी है। पहली बात, यदि ऋणावेशित संकुल होता है, यदि ऋणावेशित संकुल होता है तो धातु के नाम के अंत में, धातु के नाम के अंत में अनुलग्न एट लगा दिया जाता है, एट लगा दिया जाता है। जैसे जैसे आयरन आएगा, अगर ऋणावेशित संकुल में आयरन आए तो फेरेट लगा देना, कॉपर आए तो क्यूप्रेट लगा देना, जिंक आए तो जिंकेट लगा देना, सिल्वर आए तो अर्जेंटेट लगा देना, सिल्वर आए तो अर्जेंटेट लगाना, कोबाल्ट आए तो कोबाल्टेट लगा देना, गोल्ड आए तो आरेट लगा देना, आरेट। इस तरीके से आप धातु के नाम के अंत में गाइज क्या लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं। ओके गाइज, गाइज इसमें सेकंड बात देखिए, यदि उदासीन या धनावेशित संकुल हो, उदासीन या धनावेशित संकुल हो, तो धातु का साधारण नाम लिखते हैं, धातु का साधारण नाम लिखते हैं। साधारण नाम से मतलब है, जैसे हाइड्रोजन, हम आयरन को आयरन बोलते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्ट बोलते हैं, जिंक को जिंक बोलते हैं। तो जो भी उसका लैटिन जो प्रतीक का नाम होता है वो हम लिख देते हैं। ऐसा तीसरे नियम से रिलेटेड बात है गाइज। ओके, तो ये रूल नंबर 3 है गाइज। हमने लिगेंड का नामकरण कर दिया, धातु का नामकरण कर दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब भी हम धातु का नाम लिखते हैं तो उसके पीछे उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। तो गाइज अब चौथा नियम लिखेंगे,
चतुर्थ नियम ऑक्सीकरण संख्या संबंधित नियम। इसमें आप लिखिए, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में लिखो, धातु के नाम के पीछे छोटे कोष्ठक में धातु की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट रो, यदि संकुल उदासीन होता है तो धातु व लिगेंड के आवेशों का योग शून्य होता है। स्टूडेंट ये पहले भी बताया था मैंने आपको, जैसे NiCO का होल 4 है। अब ये उदासीन संकुल है तो इसमें धातु पर उपस्थित आवेश और इस लिगेंड का जो आवेश है, इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट एरो में लिखिएगा, यदि संकुल आवेशित है, यदि संकुल आवेशित है, ब्रैकेट में लिख लो धनावेशित या ऋणावेशित। यदि संकुल आवेशित है तो धातु व लिगेंड के आवेशों का योग संकुल पर उपस्थित आवेश के तुल्य होता है। गाइस जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे कि ये कोई संकुल ऋणायन है और ये कोई संकुल धनायन है, ये कोई संकुल धनायन है, तो इन दोनों में इस धातु और लिगेंड के आवेशों का योग है वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 माइनस के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर संकुलित धनायन में क्या होगा? धातु और लिगेंड के आवेशों का योग 2 प्लस के तुल्य हो जाएगा। ओके गाइज, तो हमको स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि धातु के नाम के पीछे हमको ऑक्सीकरण संख्या रोमन में ही दर्शानी है। ओके गाइज, ये चौथा नियम था। ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित हो गया। एक लास्ट में और लिख ले, नियम नंबर 5, यदि उपसय संयोजन सत्ता के बाद कोई ऋणायनिक समूह दे रखा हो, कोई ऋणायनिक समूह दे रखा हो तो उसे बिना संख्या के साथ साधारण रूप में लिख दिया जाता है। बिना संख्या के साथ साधारण रूप में लिख दिया जाता है। साधारण रूप से तात्पर्य जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, परक्लोरेट, ये सब साधारण रूप होते हैं। हम इनको वैसे की वैसे ही लिख देंगे। ओके गाइज, तो ये गाइज ये सभी नियम थे जो एक सिस्टेमेटिक वे में आगे से पीछे की ओर लिखे जाते हैं। गाइज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो गाइज हम प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें सब कुछ क्लियर कर देंगे हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंपल से सिंपल कैटेगरी का, NaAgCN का होल ट्वाइस। स्टूडेंट्स नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप चाहे तो इन जो बात मैं बोल रहा हूं इन बातों को लिख भी सकते हैं। पहली बात, उपसय संयोजक यौगिकों का नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उसमें नंबर 1, प्रतिआयन व समन्वय परिसर के नाम लिखते समय थोड़ा सा स्थान छोड़ना चाहिए। नंबर 2, उपसय संयोजन सत्ता के सभी नाम
एक ही अक्षर में लिखे जाने चाहिए, मीन्स एक साथ लिखे जाने चाहिए। तीसरी बात, अंग्रेजी में नाम लिखते समय प्रारंभ में स्मॉल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। प्रारंभ में स्मॉल लेटर का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में तो स्मॉल कैपिटल का यूज नहीं होगा ना, हिंदी में तो चलेगा। ये तीन बातें आपको बड़ी सावधानी पूर्वक याद रखनी है। चलिए जैसे मैं इसका नाम बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। तो ये तो प्रत्ययन है, तो हम इसको गाइज कैसे लिखेंगे? सोडियम। सबसे पहले हमने धनायन का नाम लिख दिया सोडियम। अब इसका नाम लिख दिया, अब हम उपसय संयोजन सत्ता के अंदर जो भी है उसका नाम लिखेंगे। तो उपसय सत्ता में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड अपने पास साइनो है और 2 बार है, तो गाइज हम देखो थोड़ा सा गैप दे दिया हमने, डाइसाइनो। अब हमने इसका नाम लिख दिया। अब धातु का नाम लिखेंगे। अब धातु हमारे पास क्या है? सिल्वर है। लेकिन हम अब ये चेक करेंगे कि ये संकुल धनायन वाला है कि ऋणायन वाला है। यदि संकुल ऋणायन वाला है, अब कैसे पहचानोगे कि संकुल ऋणायन है? तो प्रत्ययन आगे आ जाएगा तो संकुल हमेशा ऋणायन होगा। प्रत्ययन अगर आगे आ जाता है, धनायनिक स्पीशीज आगे आ जाती है, तो अपना जो संकुल है हमेशा ऋणायन वाला होगा। तो धातु के नाम के अंत में एट लगा दिया जाता है। तो गाइज यहाँ क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। अब देखो इसको कंटिन्यूटी में लिखा, एक इस अक्षर में या शब्द में लिखा आपने। अब स्टूडेंट्स इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? तो ऑक्सीकरण अंक आप चाहे प्राइवेट निकाल के देख सकते हैं, दूर कहीं पर भी निकाल के देख सकते हैं। सोडियम का +1 चार्ज होता है, सिल्वर का x मानेंगे 2, साइनो का -1 और पूरा उदासीन संकुल है तो 0। तो 1 + x - 2 = 0, x - 1 = 0 और x = 1। यानी कि यहाँ सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +1 है। तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था को आप कहाँ बताएंगे? इस धातु के नाम के पीछे, और वो भी बताएंगे गाइज रोमन संख्या में। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जरूर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको एक बार और देखें तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ सर समझ में आया। चलिए गाइज हम दूसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल लेते हैं। CuNH3 का होल फॉर 2+। गाइज ये ले लिया मैंने, CuNH3 का होल फॉर 2+। ये गहरे नीले रंग का संकुल होता है, एक अभिक्रिया में बनेगा। कॉपर की अमोनिया से रिएक्शन होती है तो उसमें ये पी ब्लॉक वाले चैप्टर में ये संकुल बनता है एक रिएक्शन में, इसलिए मैं आपको ले रहा हूँ। चलिए गाइस जब इसका नाम क्या होगा? हमने कहा अब यहाँ ना तो कोई धनायन है बाहर, ना कोई ऋणायन है इधर, और संकुल कौन सा है? धनायन वाला है। गाइस सबसे पहले हमको क्या लिखना है? टेट्राएमीन। अब गाइस इसमें जगह नहीं छोड़नी है, कंटिन्यूटी में लिखना है क्योंकि पूरा संकुल ही धनायन है। टेट्राएमीन कॉपर। अब कॉपरेट या क्यूपरेट कुछ मत करना, टेट्राएमीन कॉपर। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या गाइस ये क्या है? उदासीन लिगेंड है तो इसका 0 चार्ज हो जाएगा। तो कॉपर का पूरा आवेश क्या हो जाएगा? 2+, मतलब रोमन में आप क्या लिख दोगे? सेकेंड। और गाइस ये आयन है तो आप इसको किस तरीके से बताएं? आयन की फॉर्म में बताएं। ओके गाइस, जब हम तीसरी कैटेगरी का एग्जांपल आपके लिए लेके आ रहे हैं, तीसरी कैटेगरी FeCN का होल 6 3- ये लेके आ रहे हैं। हमने अब संकुल ऋणावेश वाला ले लिया, ऋणायन वाला ले लिया। तो देखिए गाइज सबसे पहले लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो। अब संकुल क्या आपका? ऋणावेशित है तो आयरन के लिए क्या लिखोगे गाइज? फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे आ जाएगी? CN6 है यानी कि 6- और दूसरा -3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? +3, यानी कि आप रोमन में कितना लिख सकते हैं गाइज? 3 लिख सकते हैं। ये इसका नामकरण हो जाएगा। गाइज चौथे नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं।
चौथे नंबर का एग्जाम्पल बहुत सिंपल कैटेगरी में लेंगे गाइज, PtNH3 का होल 4 एंड PtCl4। गाइज ये ऐसा संकुल है जिसमें एक संकुल धनावेशित है और एक संकुल ऋणावेशित है, जिसमें आप देख रहे हैं उदासीन लिगेंड जुड़ा हुआ है उस पर धनावेश आएगा, और जिसमें ऋणावेशित लिगेंड जुड़ा हुआ है उस पर ऋणावेश आएगा। गाइज नामकरण में ध्यान रखना है, पहले धनायनिक संकुल का ही नाम लिखेंगे, फिर ऋणायनिक संकुल का ही नाम लिखेंगे। और देखिए गाइज अब इसका नाम क्या होगा, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, प्लेटिनम, प्लेटिनम। गाइज अब आपको धातु के नाम के पीछे सदैव ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ ये उदासीन लिगेंड है और ये ऋणावेशित लिगेंड है, 4 माइनस के हैं मतलब +4 आवेश आएगा, +4 में से 2 आवेश किसके पास चल जाएगा, इस प्लेटिनम के पास चल जाएगा, और बाकी जो 2 आवेश बचेगा दूसरी धातु के पास चला जाएगा, वो भी प्लेटिनम ही है यहाँ। तो इसके बाद में क्या नाम लिखेंगे गाइस, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। गाइस इसके में क्या है, मैंने कहा कि ये संकुल उदासीन धनावेशित बन रहा है, ये ऋणावेशित बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, ऋणावेशित संकुल में कैसे पहचानोगे, धातु के नाम के अंत में क्या लगेगा, 8 लगेगा, तो क्या बन जाएगा गाइस, प्लेटिनेट सेकेंड। ये क्या बन जाएगा गाइस, प्लेटिनेट सेकेंड बन जाएगा। आई होप यू एक्सप्लेन। गाइज नेक्स्ट एग्जांपल 5, PtNH3 का होल 4 ONO ClO4। गाइज इसका नाम बताना है। गाइज अगर देखें तो ये 2 ले लीजिए आप, इसको एक काम और करते हैं, इसमें हम ये और जोड़ देते हैं, ONO और Cl भी जोड़ देते हैं, ठीक है, और ClO4। इसको NH का होल थ्राइस लेते हैं, Cl2 कर देते हैं। ये पूरी व्यवस्था इसमें बनाते हैं। अब इसका नामकरण क्या होना चाहिए गाइज, अब आप देखिए यहाँ एमीन भी है, नाइट्राइटो भी है और क्लोरो भी है। तो सबसे पहले गाइज किसका नाम आएगा, एमीन का। तो देखिए कैसे नाम लिखेंगे, ट्राईएमीन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आता है, ए के बाद में क्या आएगा, क्लोरो, डाई क्लोरो। गाइज ONO को क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। अब गाइज ये प्लेटिनम किस में आ रही है, धनावेशी संकुल में आ रही है, तो प्लेटिनम ही नाम देंगे, प्लेटिनम। और इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा गाइज, प्लेटिनम वाले का, देखिए ये माइनस में, ये -2 और ये -1, तो टोटल माइनस के 4 हो गए, दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो प्लेटिनम 4। गाइज इसको बोलते हैं परक्लोरेट, ClO4 को क्या बोलते हैं, परक्लोरेट। तो गाइज हम इसको परक्लोरेट के नाम से लिख देंगे, इसका जो साधारण नाम है परक्लोरेट लिख दिया जाता है। ओके गाइज, चलिए गाइज नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चर्चा कर लेते हैं आपसे। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, आप सभी जानते हैं एग्जाम्पल हम हर कैटेगरी का ले सकते हैं। K3FeC2 का होल थ्राइस 2020 में 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम होगा गाइज, ट्राई पोटेशियम तो होगा नहीं, केवल हम क्या लिखेंगे गाइज, पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद में हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड अपने पास क्या गाइज, ऑक्जेलेटो है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 बार है तो ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। अब ये संकुल क्या है गाइज, ऋणावेशित है, इसलिए फेरेट लिख देंगे आयरन के साथ। और इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है गाइज,
देखिए द्विगंतुक लिगेंड है, इसलिए 3 दूनी 6 आवेश इसमें और 3 प्लस इसके, तो बचेंगे केवल कितने, 3 आवेश बचेंगे। ओके गाइज, तो आप सभी ये एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिए गाइज। गाइज मैं प्रैक्टिस के लिए अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इनको 1 बाय 1 करके नोट करेंगे और इनको घर से सोल्व करके लेके आएंगे। ओके गाइज, ये सभी एग्जाम्पल्स मैंने जो आपको दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस गाइज हम अगले वीडियो में आपसे करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए आप, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो को इसी प्रकार से आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए,
तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके बच्चों।